14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को देश आज़ाद होने वाला था। ये आज़ादी हमें पिछले 100 सालों के संघर्ष के बाद मिल रही थी। कई ने समय की परिस्थिति के अनुसार अंग्रेजों से नरम लहजे में आज़ादी की मांग उठाई, तो कई ने आज़ादी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार बताया। आज़ादी के संघर्ष में कई ने अपने परिवार और अपने घर को छोड़कर देश के नाम समर्पित किया, तो कई ने फांसी के फंदे को चूमकर उस समय देश के युवाओं के खून में उबाल लाने की कोशिश की। कहीं महात्मा गांधी ने अहिंसा मार्ग अपनाने की बात कही, तो सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज तैयार की ताकि अंग्रेजों से आज़ादी मिल पाए। अंग्रेजों ने चाहा कि सांप्रदायिक आधार पर इस देश को बांट दिया जाए और राज किया जाए, लेकिन महात्मा गांधी ने एकता और अखंडता के आह्वान किया। अंग्रेजों की हर एक चाल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के सामने फीकी पड़ रही थी और वो विवश नजर आ रहे थे। सबके रास्ते भले अलग अलग रहे हों, लेकिन सबका मकसद एक ही था, आज़ादी। उनको लगता था एक दिन हम आज़ाद मुल्क में सांस ले पाएंगे, एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जो हम अगले अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे, जो उनको एक बेहतर भविष्य दे सकेगा। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी का वो दिन अपने सामने देखा, तो कई ने अपने सपनों में ही आज़ादी का अनुभव किया था। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम आज़ादी। उन सभी साथियों से विशेष निवेदन है जो चैनल पर पहली बार पहुंच रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगले एपिसोड्स को आसानी से देख सकें। और लाइक तो आप बिल्कुल करेंगे ही। मैं उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। संघर्षों की लड़ाई लड़ते हुए वो दिन आ गया 14 अगस्त 1947 का, जिस दिन हमें आज़ादी मिलने वाली थी। 14 अगस्त का दिन गुजर रहा था, शाम आने को नज़दीक थी। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय कराची में थे, वो दिल्ली लौट रहे थे। शाम हो चुकी थी। 17 याक रोड, दिल्ली। पंडित नेहरू के घर एक कार आती है। उस कार में से कुछ सन्यासी बाहर आते हैं। जब नेहरू को पता लगता है कि कुछ सन्यासी आए हैं, तो वो अपने घर से बाहर आते हैं। सन्यासियों ने नेहरू को सफ़ेद सिल्क का श्वेतांबर उड़ाया, तंजौर के पवित्र जल छिड़के गए और उनके माथे पर भभूत लगाया गया। नेहरू अपने जीवन में इन रस्मों का विरोध करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस दिन इन रस्मों का विरोध नहीं किया, बल्कि सन्यासियों के इन सभी रस्मों को उन्होंने स्वीकार किया। रात के करीब 8 बजे होंगे। नेहरू उस दिन के भाषण की तैयारी कर रहे थे। अचानक उनके घर के टेलीफोन पर एक घंटी बजती है। नेहरू ने फोन उठाया तो उस ट्रम्प कॉल के दूसरे तरफ से जो व्यक्ति बोल रहा था, उस व्यक्ति का आवाज ठीक तरीके से नेहरू को सुनाई नहीं दे रहा था। नेहरू ने कहा कि अपनी बात को फिर से दोहराइए। जब वह व्यक्ति अपनी बात को फिर से दोहराता है, तो नेहरू के चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। नेहरू ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढक लिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपने हाथों को हटाया, तो उनकी आंखें भरी हुई थी। बेटी इंदिरा के पूछने पर उन्होंने कहा कि ये फोन लाहौर से था। लाहौर में जो हिंदू और सिख के क्षेत्र हैं, वहां पर पानी की सप्लाई को बंद कर दिया गया है और जो पानी लेने के लिए बाहर आ रहे हैं, उनकी हत्या कर दी जा रही है। नेहरू काफी दुखी थे। नेहरू ने कहा कि वो आज का भाषण कैसे दे पाएंगे, वो देश को कैसे संबोधित कर पाएंगे। नेहरू ने कहा कि लाहौर में कत्लेआम मचा हुआ है, मेरे दिल का टुकड़ा लाहौर जल रहा है। थोड़ी देर बाद नेहरू ने खुद को संभाला, क्योंकि आज आज़ादी मिलने वाली थी, तो वो संसद भवन में सेंट्रल हॉल की तरफ चले जाते हैं। 11:55 हुआ होगा जब नेहरू ने वो ऐतिहासिक भाषण देना शुरू किया। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेहरू ने देश की आज़ादी पर देश को संबोधित करना शुरू किया, जिसे दुनिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानती है। उन्होंने कहा कि कई साल पहले हमने नियति से वादा किया था, अब समय आ गया है कि उस वादे को निभाएं। आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही है, तो भारत आज़ादी की सांस ले रहा है। समय नेहरू के मन में लाहौर की घटनाएं भी चल रही थी। लाहौर के बारे में या कहीं पाकिस्तान के बारे में भी उन्होंने कहा।
हमें वो अपने भाई बहन भी याद आ रहे हैं जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग थलग पड़ गए हैं और वो उस आज़ादी की खुशियों को नहीं मना पा रहे हैं जो हमारे पास आई है। वो हमारे लोग हैं और हमेशा हमारे ही रहेंगे। जैसे ही 12 बजते हैं वो आज़ादी का लम्हा आ जाता है, पूरे सदन में शंखों की गूंज सुनाई देने लगती है। सदन में उपस्थित हर एक व्यक्ति की आंखें भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने सालों संघर्ष करके ये आज़ादी पाई थी। पूरे सदन में भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय से पूरा सदन गूंज उठा था। सुचेता कृपलानी जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने पहले अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा और उसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के वंदे मातरम गीत गाया। संसद भवन के बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी जिसमें हजारों भारतीय इस समय का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहरू संसद भवन से बाहर आए, ऐसा लगा कि मानो सब उनको घेर लेना चाह रहे थे। थोड़ी देर बाद जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनने का न्योता दिया, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकार किया था। 15 अगस्त को सुबह 8 बजे पहले मंत्रियों ने शपथ ली, उसके बाद गवर्नर जनरल ने शपथ लिया था। शाम को इंडिया गेट के पार्क में लॉर्ड माउंटबेटन को झंडा फहराना था। लॉर्ड माउंटबेटन के सलाहकारों ने इस प्रोग्राम की रणनीति बनाई थी। उन्होंने अपने पिछले अनुभवों से यह अनुमान लगाया था कि लगभग 25 से 30 हजार लोग इस प्रोग्राम में आ सकते हैं, लेकिन उनका यह अनुमान बिल्कुल भी सही नहीं था। उस प्रोग्राम में लगभग 5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर आए थे। इतनी भीड़ हो जाएगी इसका अनुमान शायद किसी भी सलाहकार को नहीं था। लोग कहते हैं कि भारत में कुंभ मेले के बाद सबसे अधिक भीड़ जुटी हुई थी। SVSC द एजुकेशन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।